नमस्ते साथियों। तो चलिए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए हमें एक संख्या दी गई है दोस्तों। हमारे पास संख्या है 6 की घात n, जहां हमें बताया गया है कि n एक प्राकृत संख्या है। n क्या एक प्राकृत संख्या है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है। 1, 2, 3 प्लस की सारी संख्याएं जो अनंत तक जा रही हैं वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमारा प्रश्न ये कहना चाहता है कि अगर हमें एक संख्या दे दी जाए 6 की घात n, और जहाँ n एक प्राकृत संख्या हो, तो क्या हम इसका आंसर 0 पर समाप्त कर सकते हैं क्या। यानी कि हम n की घात 1 लगाएं तो क्या आंसर हमारा 0 पर समाप्त होगा। क्या हम n की घात 2 लगाएं तो क्या हमारा आंसर 0 पर समाप्त होगा। क्या हम n की घात 3 लगाएं तो हमारा आंसर 0 पर समाप्त होगा। यह हमें जांच करनी है। तो आइए साथियों इसकी जांच करते हैं। कैसे इसकी जांच होगी देखिए। तो संख्या 6 जो हमें दे रखी है प्रश्न में, हम उसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो संख्या 6 के गुणनखंड देखिए दोस्तों, संख्या 6 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3, 2 तिया 6, ये होते हैं साथियों। अब देखिए हमारे इस गुणनखंड में हमारे पास 2 है, परंतु हमारे पास 5 नहीं है। और जिस गुणनखंड में 2 इंटू 5 होगा उसी का आंसर हम 0 पर समाप्त मान सकते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, अतः इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि साथियों जो भी अंक 0 पर समाप्त होता है उसके गुणनखंड में अवश्य ही 2 इंटू 5 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम 20 के गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 20 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर 0 पर समाप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों कहाँ हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके गुणनखंड में 2 इंटू 5 अवश्य आया होगा। देखिए 2 भी है, इंटू 5 भी है। तो जिसके टुकड़े में 2 और 5 आते हैं उसी का आंसर केवल 0 पर समाप्त हो सकता है दोस्तों। और किसी भी संख्या का आंसर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमें यही देखना है। तो हमारे इस टुकड़े में 5 अनुपस्थित है, इसलिए इसका आंसर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमें इसमें आंसर क्या लिखना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमें आंसर लिखना है चूंकि इस गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, अतः स्पष्ट है कि 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है, जांच कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। हमें बताना है कि संख्या भाज्य क्यों है। तो दोस्तों भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो सभी से विभाजित हो सकती है या 2 से विभाजित हो सकती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, किसी से विभाजित नहीं हो सकती है, केवल और केवल एक और स्वयं से विभाजित हो सकती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें यही इसमें जांच करनी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब छठा, क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें इसकी जांच करके बतानी है दोस्तों। तो देखिए हम कैसे जांच करेंगे। हमें इनमें से कोई ऐसा अंक दिख जाए दोस्तों जो किसी से विभाजित हो, या मान लीजिए 2 से विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। परंतु यहाँ ऐसा कोई अंक हमें नजर नहीं आ रहा है जो 2 से विभाजित हो, तो हमें इसको थोड़ा सा हल करना होगा दोस्तों। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार हम पहले गुणा को हल करते हैं। तो हम गुणा भी कर सकते हैं, या दोस्तों हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं में से हम 13 कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने इसमें से 13 कॉमन लिया है दोस्तों। अब जैसे ही मैं इसमें से 13 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 11 इंटू 7, और 11 को 7 से इंटू करते हैं तो दोस्तों 77 होते हैं। तो मैं यहाँ इसकी जगह डायरेक्ट 77 लिख रहा हूँ दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब हमने देखिए 13 को कॉमन निकाल लिया है दोस्तों, तो अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर 13 दोस्तों और दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि गुणा का चिन्ह है। 77 और 1 78 होता है दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं कि 78 जो है पीछे 8 आ रहा है, यानी कि 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा तो गुणा करने पर जब 8 के 24 होगा तब भी 2 का भाग जाएगा दोस्तों। अतः स्पष्ट होता है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। हमें इस 78 ने बता दिया है कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों इसका एक दूसरा प्रश्न भी है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको भी हमें ऐसे ही चेक करना होगा दोस्तों। देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है। वैसे तो दोस्तों इसमें हमारे पास 4 इंटू 6 भी है, तो 4 को 6 को इंटू करना है। इसका मतलब आप समझते हैं कि एक सम संख्या ही आएगी, क्योंकि जब हम सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों जैसे 2 और 5 भी है, 5 दूनी 10 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो तो अवश्य ही आएगा दोस्तों पीछे। और जिसमें जीरो आएगा उसमें तो आप जानते हैं कि 2 का भाग चले जाएगा। फिर प्लस 5 है दोस्तों पीछे, तो जीरो में 5 जोड़ेंगे तो पीछे 5 आ जाएगा, और पीछे अगर अंक 5 आ जाएगा आएगा तो उसमें 5 का भाग भी जाएगा। तो इस संख्या को देखकर हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें लक्षण भाज्य के लग रहे हैं हमें। 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, यानी कि पीछे जीरो आ जाएगा, और पीछे जीरो आने के बाद प्लस 5 होगा तो पीछे 5 आ जाएगा, और 5 5 से विभाजित होता है दोस्तों। तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत इसमें लिख के दिखा सकते हैं। तो देखिए 5 हमने कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 इंटू 6 इंटू सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इन सबको इंटू करोगे दोस्तों तो 1008 आएगा आपके। प्लस 5 में से 5 कॉमन ले ले दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा तो 1। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1009। और साथियों 9 पंजे कितने होते हैं, 45, यानी कि पीछे 5 का भाग जाएगा। अतः स्पष्ट है कि यह एक भाज्य संख्या है। अतः स्पष्ट है कि यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है साथियों, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके हम आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, जो सबसे लास्ट प्रश्न है इसका। देखिए चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं हम। अब इसका लास्ट प्रश्न हमारा ये है कि एक पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने मिनट बाद लौटेंगे। तो आपको बताना है कि दोनों उसी स्थान पर कितने बजे लौटेंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। अब इस
मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कैंडिडेट दो हैं, एक है रवि और एक है सोनिया। रवि को एक चक्कर पूरा लगाने में लगते हैं 12 मिनट, और सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में लगते हैं दोस्तों 18 मिनट। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं, एक ही समय पे दौड़ना शुरू करेंगे और एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों दोनों यहाँ पर वापस कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से रवि दौड़कर जाएगा और एक चक्कर लगा के आएगा तो 12 मिनट हो जाएंगे। फिर रवि दूसरा चक्कर लगा के आएगा तो 12 दूनी 24 मिनट हो जाएंगे। फिर रवि तीसरा चक्कर लगा के यहाँ पर आएगा तो 12 तिया 36 मिनट हो जाएंगे। इतने ही समय में सोनिया यहाँ से चक्कर लगाएगी तो 18 एकम 18 मिनट होंगे। फिर दूसरा चक्कर लगाएगी 18 दूनी 36, तो 36 मिनट पे सोनिया भी यहाँ आ जाएगी और रवि भी यहाँ आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर होगा कि 36 मिनट पे दोनों प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। बस फर्क इतना होगा दोस्तों कि रवि के 3 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और सोनिया के 2 चक्कर ही कंप्लीट होंगे। बस इतना सा फर्क होगा, बट वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर आकर फिर से खड़े हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 36 मिनट। आइए इसको जमा के लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, तथा सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। अब देखिए, आपको 12 और 18 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। 2 का भाग 2 छिंग 12, 2 का भाग 2 नम 18, 2 का भाग 2 तिया 6, 9 में 2 का भाग नहीं जाता दोस्तों। 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का भाग दोस्तों 3 एकम 3। तो आपके टुकड़े हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी कि 36 मिनट बाद दोस्तों दोनों प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, बता दीजिए।